नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रुद्रपुर में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया अधिवक्ताओं के नए चैम्बर का शुभारंभ। जिला कोर्ट में बनी नई सड़क का भी किया लोकार्पण। रुद्रपुर पहुंचे सीएम रावत ने लव जिहाद पर दिया बयान। कहा, लव जिहाद की आड़ में नहीं बर्दाश्त की जाएगी। सांप्रदायिकता धर्म विधेयक लाएगी सरकार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का रुद्रपुर दौरा। किसानों को सीएम ने दी बड़ी सौगात। किसानों कल्याण योजना का किया शिलान्यास। ऋषिकेश में सीएम त्रिवेंद्र की घोषणा। शहीद राकेश डोभाल के आश्रित को मिलेगी सरकारी नौकरी। सुगम में संबंध शिक्षक को कोर्ट से झटका। मूल तैनाती वाले स्कूलों में नहीं होगी ड्यूटी। रुद्रप्रयाग में हजारों टन फूलों से सजाया जा रहा गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर। पंच केदार गद्दी स्थल कल से होगा शीतकालीन यात्रा का आगाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुद्रपुर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार ने रुद्रपुर जिला न्यायालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की संयुक्त रूप से अधिवक्ताओं के लिए बनाए गए चैम्बरों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए बनाई गई पार्किंग और जिला कोर्ट में बनाई गई सड़क का भी लोकार्पण किया। रुद्रपुर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लव जिहाद की आड़ में सांप्रदायिकता को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार राज्य में किसी भी तरह का तनाव ना हो, इसके लिए प्रतिबद्ध है। लव जिहाद की आड़ में आतंकवाद फैलाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी। लव जिहाद को रोकने के लिए सरकार द्वारा धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया जा रहा है। इसमें ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो छल छम तरीके से शादी विवाह करते हैं। उन लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किए गए लेटर पर कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए हैं। उसमें हमने ऐसे लोगों का जो छल छद्म तरीके से शादी ब्याह करते हैं, अंतर जातीय विवाह करते हैं, अंतर धार्मिक विवाह करते हैं, उन पर हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं। अगर कोई इस तरह की कोई भी बात अगर कहीं पर आती है तो उस पर सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। लव जिहाद की आड़ में कतई भी सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर को हजारों टन फूलों और मालाओं से भव्य तरीके से सजाया गया है। कल यहां द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर की चल रही विग्रह उत्सव की डोली पहुंच रही है, जिसके बाद पंच केदारों के दर्शन यहां एक साथ किए जा सकते हैं। सजने के बाद मंदिर में भव्यता देखते ही बन रही है। देखिए रिपोर्ट। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ को पंच केदार शीतकालीन गद्दी स्थल के रूप में जाना जाता है। शीतकाल के 6 माह यहाँ भगवान केदारनाथ द्वितीय केदार मदमहेश्वर की डोलियां विराजमान रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर निरंतर तृतीय केदारनाथ तुंगनाथ, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ और पंच केदार कल्पेश्वर की नित्य पूजा अर्चना होती है। इस कारण ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ को पंच केदार शीतकालीन गद्दी स्थल के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष हजारों भक्त एक साथ पंच केदार के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। भगवान केदारनाथ द्वितीय केदार मदमहेश्वर की डोली को हिमालय रवाना करते समय और हिमालय से डोलियों के मंदिर में आने पर हजारों की संख्या में यहाँ भक्त पहुँचते हैं। कल भगवान मदमहेश्वर जी की डोली अपने मदमहेश्वर धाम से ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पहुँचने वाली है और इससे पूर्व हमारे द्वारा यहाँ पर देवस्थान बोर्ड के द्वारा मदमहेश्वर डोली के आगमन की जो आवश्यक तैयारियां होती हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं और कल भगवान जी की डोली आगमन पर शीतकाल के लिए मदमहेश्वर जी की 6 माह यहाँ पर पूजा अर्चना होगी। विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकाल के 6 माह के लिए विराजमान हो गए हैं,
जबकि कल द्वितीय केदार मद महेश्वर भी शीतकाल के लिए यहाँ विराजमान हो जाएंगे। डोली आगमन को लेकर शीतकालीन गद्दी स्थल को हजारों टन गेंदों के फूलों से सजाया गया है। फूलों से सजने के बाद मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। स्थानीय भक्त पहले से ही यहाँ पहुंचकर मंदिरों को सजाने में लगे हैं। द्वितीय केदार मद महेश्वर की डोली ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचते ही शीतकालीन यात्रा का विधिवत आगाज हो जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी एनपी जमलोकी ने बताया कि मद महेश्वर भगवान की डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल में पहुंचते ही शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ होगा, जिसको लेकर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। के न्यूज इंडिया के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिबरी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में सुरमय मखमली बुग्योलों के माध्यम से विराजमान और पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान मद महेश्वर में चल रहे विग्रह उत्सव डोली ने अपना अंतिम रात्रि प्रवास गिरिया गांव में किया। भगवान मद महेश्वर की चल रही विग्रह उत्सव डोली के आगमन पर श्रद्धालुओं ने जगह जगह फूलों की बारिश कर भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि रविवार को भगवान मद महेश्वर की चल रहे विग्रह उत्सव डोली गिरिया गांव से रवाना होकर विभिन्न यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीष देते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। आज भगवान राकेश्वरी मंदिर रांची से प्रस्थान करके सभी पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए और आज रात्रि प्रवास के लिए गिरिया गांव पहुंच गई है और कल प्रस्थान कर फापन होते हुए मंगलचारी होते हुए ऊखीमठ अपने ओंकारेश्वर मंदिर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंची। खबर उत्तरकाशी से है। वहां विकास खंड नौगांव में पहली वीडीसी बैठक यमुना घाटी के प्रत्येक जनपद बनाए जाने का मुद्दा ध्वनि मत से पारित हुआ। वीडीसी बैठक में पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधानों व जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के अन्य विषयों पर चर्चा हो गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही व जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति न होने पर खूब बहस हुई। क्षेत्र के पंचायत बैठक में एक नज़ारा ऐसा भी आया कि सिमलार सारी पंचायत सदस्य सुमित्रा अपने ही 6 माह के बच्चे को लेकर बैठक में मौजूद रही। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई व जनहित की कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार ने उपस्थिति में अधिकारियों को सभी समस्याओं 1 माह के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए हैं। बैठक शुरू होने से पूर्व उप जिलाधिकारी बाटकोट चतर सिंह चौहान का ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार व परियोजना निदेशक ज्येष्ठ प्रमुख किशन सिंह राणा ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। ग्राम पंचायत का सचिव प्रधान संगठन विकासखंड नौगांव, मतलब हमारे कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा हो चुका है और हमारा दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य कि हमारी पहली बीडीसी आज 20/11/2020 को होने जा रही है, जिसमें कोई भी जिला स्तरीय कर्मचारी उपस्थित नहीं है। इस प्रकार की बीडीसी होने से सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत आहत पहुंचा है तथा अगर भविष्य में इस प्रकार बीडीसी होते सभी कर्मचारियों को बुलाया जाए ताकि जनप्रतिनिधि की समस्या उन तक पहुंचे और उनका समाधान ऑन द स्पॉट हो सके। खबर सितारगंज से है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे ने दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। इस दौरान धरना स्थल पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री राजीव गुप्ता ने उन्हें अपना समर्थन दिया। इस मौके पर धरना स्थल पर पहुंचे सभा में वक्ताओं ने अपने अपने जिला अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह नगर के विकास कार्यों को रोकने की मंशा से तरह तरह की जांच के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। विदित है कि हमारा 5 मांगों को लेकर लगातार जो है धरना जारी है। आज भी धरने का दूसरा दिन है। इसमें जो है कि आज हमारे सभासदों के नेतृत्व में और व्यापार मंडल के महामंत्री जो समर्थन देने हमें पहुंचे राजीव गुप्ता जी, इन लोगों के समर्थन में आज एडीएम कांडपाल जी का यहाँ पे आपने देखा होगा पुतला भी फूका है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 4 मार्च 2020 वो ऐतिहासिक दिन
जब बरसों के संघर्ष को मिला सम्मान। गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का सपना, जनता की भावनाओं का प्रतीक है गैरसैंण, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर उत्तराखंड सरकार ने अपना वादा पूरा किया। गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। अब गैरसैंण को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 20 वर्षों में पहली बार राज्य स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन गैरसैंण में हुआ। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो यहाँ के लिए तमाम तरह की, एक तरह राजधानी का ही स्वरूप होता है, तो तमाम तरह की अवस्थापनाओं की सुविधाओं की जरूरत होगी। और उसके लिए आने वाले 10 वर्षों के लिए मैं 10 वर्षों की घोषणा कर रहा हूँ। 25,000 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र के लिए पूरा जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा, 25,000 करोड़ रुपए से उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड की शान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर पुष्पांजलि के साथ पर्वतीय राज्य में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो चुका है। नए सचिवालय के शिलान्यास और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ चौमुखी विकास के द्वार खुल गए हैं। मजबूत इरादे, पूरे हो रहे वादे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी देहरादून में विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्य विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभागीय राज्य मंत्री रेखा आर्या समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री रेखा आर्या ने मत्स्य पालन किसानों को बधाई दी और उत्कृष्ट और नई तकनीक के कार्य पर मत्स्य पालक किसानों को महिलाओं को प्रेषित पत्र व शॉल देकर सम्मानित किया। साथ ही मत्स्य किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए। वहीं मीडिया से बातचीत में रेखा आर्या ने कहा कि हमारी सरकार ने नई योजना के साथ मत्स्य पालकों को लाभ पहुंचाने का कार्य लगातार कर रही है, जिसमें पालक किसान और भी मजबूत होंगे और मत्स्य पालन का बढ़ावा मिल सकेगा। सर्वप्रथम आज 21 नवंबर को विश्व मत्स्यिकी दिवस पर आप सभी लोगों को और हमारे मत्स्य पालकों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है। आज का दिन मैं समझती हूँ कि इस बात का मंथन का दिन होता है, जिस दिन हमारे मत्स्य पालक अपने द्वारा किए गए कामों का उनको किस प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है और पिछले गत वर्षों में किस प्रकार का क्रियान्वयन हुआ और अब आगे किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को लेकर एक मंथन करना, एक गोष्ठी करना, वही आज हमारे विभाग के माध्यम से जो है एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद अब आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी बद्रीनाथ धाम से योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर होकर अपने मूल निवास जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पौराणिक मठ आंगण कोट में स्थापित हो गई है। आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी की पूजा अर्चना के बाद सुबह योगाधान बद्री मंदिर पांडुकेर में डोली को रवाना किया गया। वहीं इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गद्दी की पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ धाम में मुख्य पुजारी रावत ईश्वरी प्रसाद नमदूरी ने सानिध्य में शंकराचार्य गद्दी को यात्रा के साथ जोशीमठ के नरसिंह मंदिर लाया गया। यहाँ पर लोगों ने फूल वर्षा कर शंकराचार्य गद्दी का स्वागत किया। पूजा अर्चना के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में शंकराचार्य कोट में विराजित किया गया। उत्तराखंड के नए डीजीपी होंगे अब अशोक कुमार। आपको बता दें कि आगामी 30 नवंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद डीजीपी का पदभार अशोक कुमार संभालने जा रहे हैं, जिसको लेकर मीडिया से बातचीत में अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम करना हमारी प्राथमिकता है और पुलिस व्यवस्था आम जनता के लिए बनी है, इसलिए हम आम जनता के साथ मिलकर ही पुलिस व्यवस्था की जाएगी। डोईवाला विधानसभा में रामनगर डंडा में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पक्की सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे लोगों में खुशी है। तो वहीं डोईवाला के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी गांव लोग आभार जताते हैं। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए। स्पेशल असिस्टेंट ये केंद्रीय सहायता का मिला हमें लगभग देहरादून जिले के लिए
100 करोड़ मिला हुआ है, जिसमें से डोईवाला के लिए हमारे 14 मार्ग में 8 करोड़ का मिला हुआ है, जिसमें से लगभग हमें 40 किलोमीटर का कार्य होना है, BC होना है, 30 mm BC का कार्य होना है। इस पे मिल चुकी है, इसमें मिल गया 3 किलोमीटर मिल गया इसमें हमें। तो कब तक उम्मीद करें सर कि काम इसमें टेंडर प्रोसेस हमारा चल गया है इसमें, और 28 तारीख को टेंडर रिसीव किया जाना है। डोईवाला विधानसभा में लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी खुशी है और वो सब शासन प्रशासन को धन्यवाद देकर आभार जता रहे हैं। आना जाना भी ऐसी है, रोड भी खराब है, परेशानी होती है। कितनी परेशानी होती है? पत्थर है रोड में, कोई गाड़ी पंचर हो रही, बहुत सी कठिनाई होती है। अच्छा, अब जब पक्की बन जाएगी तो कितना फायदा होगा? काफी फायदा होगा सर, हम रात को भी आ जा सकते हैं आराम से। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? CM साहब की विधानसभा है, लगातार सड़कें बन रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत आभार जो उनका, जो उन्होंने रोड के लिए बजट आया। सड़क बहुत पुरानी है, कई साल से बनी नहीं है ये, तो हमें बहुत दिक्कत होती है इधर सड़क से जाने में। तो अब जब जैसे सरकार इसे बनाएगी तो हमें बहुत वो होगा फ़ायदा इस सड़क में बनने का, कि रात को जैसे गाड़ी कई बार पंचर हो चुकी है हमारी ना, तो जैसे सड़क बन जाएगी तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इसमें वजह से। तो वहीं तमाम ऐसी सड़कों का भी निर्माण त्रिवेंद्र सरकार ने कराया है, जिनका निर्माण लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, लेकिन CM के 3.5 साल के कार्यकाल में डोईवाला के विकास को गति देकर क्षेत्र को विकसित बनाया गया है। लगातार बन रही सड़कों से लोग भी शासन प्रशासन का आभार जताते हुए CM का भी आभार जता रहे हैं। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के टिहरी और पौड़ी जनपद के मुनिकेरेती स्वर्ग आश्रम को जोड़ने वाली जानकी सेतु पुल आज से जनता को समर्पित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकी सेतु का लोकार्पण करते हुए स्थानीय लोगों को बधाई दी है। लगभग 7 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद तीर्थ नगरी, तीर्थयाटन और पर्यटन के क्षेत्र में विकास में यह पुल मील का पत्थर साबित होगा। जानकी सेतु झूला पुल का शिलान्यास 2014 में किया गया था। लगभग 7 वर्षों में तैयार हुआ जानकी सेतु पुल आज जनता को समर्पित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, यमकेश्वर विधायक रीतू खंडूरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं CM रावत ने कहा कि जानकी सेतु पुल बनने से दोनों जिलों में स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश से आए सैलानियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। 44 करोड़ के आसपास, 48 करोड़ की इसकी लागत आई है। और ये बहुत दिन से इसकी प्रतीक्षा की है। बहुत महत्व का ये सेतु है, जहाँ पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को समय की बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी। उत्तराखंड राज्य सरकार एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निशाना साधा। इस दौरान प्रीतम सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे पर कहा है कि राज्य के विकास की ओर ले जाने की बजाय प्रदेश सरकार परिसंपत्तियों का बंटवारा कर रही है।
बद्रीनाथ में उत्तराखंड सरकार के भवन ना बनाकर वहां उत्तर प्रदेश को सौंपने का काम कर रही है और कांग्रेस से आम जन के साथ मिलकर राज्य सरकार के गलत फैसलों पर प्रदर्शन करने में पीछे नहीं हटेगी। देवेंद्र सरकार के फैसले तो हवा हवाई हैं भैया, भगवानी मालिक है, वो बयान दे देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। अगर आप देखें उन्होंने जो है नौजवान साथियों के रोजगार के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत कुछ कहा। बयान तो बहुत आए लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। तो मालिकाना हक देंगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी नई बात है। मालिकाना हक तो ऐसे भी होता है। खबर देहरादून से है। दिल्ली से प्रचंड बहुमत जीत के बाद अब उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी अपना पैर जमाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। वहीं पार्टी के रवैये को लेकर आम आदमी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात कुमार ने निशाना साधा है। प्रभात कुमार का कहना है कि दिल्ली में सत्ता में काबिज होने के लिए आम आदमी पार्टी ने जनता से मुफ्त बिजली पानी देने के झूठे वादे किए। उनका कहना है कि पार्टी दिल्ली में कोरोना महामारी के दौरान आम जनमानस को सुविधा देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। प्रभात ने इस बयान पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने जवाब में कहा है कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। उनका कहना है कि बिना तथ्यों के बात करने से कोई लाभ नहीं होगा। रविंद्र आनंद का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में जनता ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास दिखाया है, वैसे ही अब उत्तराखंड में भी अब पार्टी काम की राजनीति पर दिखाएगी। देखिए सर, ऐसा है कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, पहले अन्ना आंदोलन का आदमी हूँ, लेकिन 14 फरवरी को जब दिल्ली में सरकार गिरी तो हमने आम आदमी पार्टी छोड़ के आम आदमी सेना का गठन किया। और ये वो सेना है जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पे हमने इनके टैग भी करवाए, क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जाती थी। इनके स्टिंग कराए, हमने इनको एक्सपोज किया। इनके खिलाफ हम पंजाब में भी गए, वहां पे भी हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की, बताया केजरीवाल क्या काम करता है। सब भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के सपोर्ट में करता है। गुजरात गए, अहमदाबाद, हमने वहां पे बोला। अब ये उत्तराखंड आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आम आदमी सेना इनके पीछे पीछे आ रही है। लड़ने का सवाल है तो लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का पूर्ण अधिकार है। और जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, तो देखिए कोई बात कह देना बिना तथ्य के उनको शोभा नहीं देता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई उनके पास तथ्य हो तो तथ्यों पर बात करें, बजाय इसके कि वो हवा में बात करें। हवा में बात करके कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये तीसरी बार है जब जनता ने हमें वहाँ आशीर्वाद दिया है। उत्तराखंड में कोरोना महामारी से बचाव के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। बाहर से आने वाली हर गाड़ी को रोककर हर यात्री की निःशुल्क प्रशिक्षण किया जा रहा है और जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं एक बार फिर से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पुलिस द्वारा शुरू कर दी जाएगी। खबर सितारगंज से है, जहां नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद के उपाध्यक्ष प्रकाश हरबौले ने नेतृत्व में नगर के टुरना सर्जिकल अस्पताल में निरीक्षण किया और इस निरीक्षण में तमाम खामियां मिली। चिकित्सालय के शौचालय स्वयं बीमारी का केंद्र बने थे। वहीं मेडिकल वेस्ट निस्तारित करने के लिए लगाया गया ईटीपी प्लांट भी काम नहीं कर रहा था। राज्य मंत्री व अधिकारियों ने अस्पताल के प्रबंधन में 15 दिनों के भीतर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अवहेलना हुई है, न ईटीपी प्लांट चल रहा है। जो मेडिकल बिल 48 घंटे में उठ जाना चाहिए वो 9 तारीख का इतने दिन होने के बाद भी नहीं उठा है, जिसमें कीड़े तक पड़ गए हैं। कोई भी सेंट्रल स्टोर नहीं है, लेट्रिन वगैरह की व्यवस्था ऐसी, कर्मचारियों को कोई मेडिकल नहीं है। लेकिन हमारा काम किसी को हरेस करना नहीं है, किसी के जबरदस्ती जुर्माना लगाना काम नहीं है। इसलिए हमने 15 दिन का समय दिया कि 15 दिन का व्यवस्था सुधर जाएंगी तो बहुत बढ़िया है, नहीं होगी तो कार्रवाई उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर मैंगलोर से है, जहां ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मिष्ठान की दुकान पर गैस सिलेंडर फटने से हुई दुर्घटना की जांच करने पहुंची। बीते दिनों मिष्ठान की दुकान पर गैस सिलेंडर फटने से 2 युवकों की मौत हो गई थी। वहीं 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद मिष्ठान की दुकान पर अवैध रूप से 23 सिलेंडर बरामद किए गए और मिष्ठान स्वामी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
खबर किच्छा से है, जहां धान की तौल ना होने पर डिप्टी आरएमओ और किसानों को आक्रोश का सामना करना पड़ा है। किसानों ने उनका घेराव किया और धान से भारी ट्रॉली लेकर डीएम कार्यालय धरना देने का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हरीश पनेरू किसानों की समस्याओं को लेकर खाद्य विभाग के कांटे पर पहुंचे। वहां किसानों ने डिप्टी आरएमओ वेद प्रकाश ढोलिया से धान खरीद ना होने पर शिकायत की तो उन्होंने कोटे से अधिक धान की खरीद होने का हवाला दिया। किसानों ने राइस मिल्स अधिकारियों की मिगली भगत होने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उनसे किसानों की नोकझोंक भी हुई। आज उत्तराखंड सरकार ने किसानों का जो धान तोलने का लक्ष्य 1 करोड़ क्विंटल रखा था, उसके सापेक्ष अभी तक लगभग 90 लाख क्विंटल तुला है और तोल सब बंद कर दी गई। केवल खाद्य रसद विभाग की तोल खोली गई है। मेरे इस परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के जो खाद्य सचिव हैं सुशील कुमार, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा इसमें हम कार्रवाई करें, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है अभी तक कुछ कार्य नहीं हो पाए। अब छोटे छोटे किसानों को अपने धान तोड़ने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाकर तुलवाना पड़ेगा और लाइन पे लगना पड़ेगा। और जब इन्होंने करना ही है तो ये व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का